जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में स्टार्टअप के बारे में पढ़े थे। उसी कड़ी में आज की हमारी क्लास होगी इनोवेशन नवाचार के बारे में। और इस संबंध में पहले हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस का, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनोवेशन से संबंधित साइंस एंड टेक में इनोवेशन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साइंस एंड टेक से संबंधित इनोवेशन में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं या क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज लॉन्च किए हैं। तो एक्चुअल में पॉलिसीज था कि व्हाट आर द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ इनोवेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने नवाचार यानी कि इनोवेशन से संबंधित क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो उसी कड़ी में हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे कि पहले नंबर पे कि इनोवेशन क्या है, उसके बाद उसका रोल क्या है, उसके बाद उसमें चैलेंजेस क्या है, फिर मेजर स्टेप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनोवेशन से संबंधित उठाए, और उसके बाद क्या क्या इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार की है इससे रिलेटेड इनोवेशन से संबंधित, और उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज हैं जो कि इनोवेशन से रिलेटेड है, और वो साइंस एंड टेक्स में इनोवेशन से रिलेटेड यानी साइंस एंड टेक्स से संबंधित इनोवेशन जो है उससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज यूपी गवर्नमेंट की हैं उसको लास्ट में पढ़ेंगे आज ही की क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्कस अबाउट द just earlier in last classes I have also mentioned about the quotations in the similar fashion से today I want to also mention the quotations। एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रोवर्ब है जो यूपी में या इंडिया के अखबारों में बहुत ज़्यादा छपता रहता है कि हमको युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर में बदलना है। ये जनरली न्यूज़ में हम देखते रहते हैं। तो इस तरह के इनोवेशन का अगर यहाँ पे पूछा गया तो हम इस तरह के कोई कोटेशंस लिख सकते हैं कि योगी सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक एजम्पशन रखा है या एक अपना स्वावलंबन किया है यानी प्रॉमिस लिया है, ओथ लिया है कि हमको युवाओं यूपी के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाना है, न कि जॉब सीकर। तो इसको इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सीएम योगी जी asserted that we have to turn the youth of Uttar Pradesh into the job creator, है ना, जॉब क्रिएटर rather than जॉब सीकर। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको युवाओं को जॉब क्रिएटर में बदलना है, ना कि जॉब सीकर में बदलना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा इसीलिए कि ये मेंशन कर दूं। और जो भी स्टार्टअप है, इनोवेशंस हैं या इंटरप्राइज वगैरह से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस तरह के पॉइंट्स को आप कोटेशंस के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि योगी जी से ही संबंधित हम एक पॉइंट और नोट कर देते हैं। He highlighted the transition of research from lab to land and from lab to industry, है नहीं।
जो भी लैब होता है उसमें रिसर्च होता है एक्चुअल में, और वो रिसर्च वर्क ग्रास रूट पे अप्लाई नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरह से एक प्रपोजल जारी किया, या एक जगह इन्होंने डिबेट में, यानी कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ था यूपी में 2025 सितंबर में। तो उसमें योगी जी ने एक बात कहा था कि हमको जो ये रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क को लैब से लैंड की तरफ ट्रांसफर करना है। लैब से लैंड का मतलब कि जमीन पे उतारना। अगर मान के चलिए कि सॉयल का कोई भी रिसर्च वर्क हो रहा है तो किसानों को उसको फायदा मिलना चाहिए और किसानों में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऐसे कोई भी रिसर्च वर्क अगर आपका लैब में हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री से संबंधित है, तो उसको ग्रास रूट पे इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में उसको उस रिसर्च वर्क को, R&D वर्क को पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने और एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बोली, मोर ओवर he stated that every research should be ए प्रोडक्ट। हर रिसर्च एक तरह से एक प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, और एवरी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, नेक्स्ट इसी में है, एवरी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री एंड एवरी इंडस्ट्री द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड एवरी इंडस्ट्री द स्ट्रेंथ of India. This is the mantra of developed India. This is the mantra of developed India. अब हम इसके बारे में बातें कर लें, जो लास्ट पॉइंट है। देखिए, योगी जी ने उसी कॉन्क्लेव में फर्दर एक बात और कही थी कि एवरी रिसर्च शुड बी ए प्रोडक्ट, यानी जो भी हम रिसर्च वर्क या R&D वर्क हमारा हो रहा है, इनोवेशन वगैरह जो भी हमारे यहाँ हो, उसको हम क्या है कि प्रोडक्ट लेवल पे कन्वर्ट कर ले जाएं, यानी कि डायरेक्टली ग्रास रूट पे उतार ले जाएं। उसी बात को समझिए कि प्रोडक्ट में उसको की शक्ल में कहीं ना कहीं देखना चाहिए। उसका प्रोडक्ट, जिस चीज का रिसर्च हुआ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट के किसी चीज के प्रोडक्शन में दिखना चाहिए। कहने का तात्पर्य हो गया एवरी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हर जो भी प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री का एक तरह से प्रतीक होता है। तो जितना ही ज्यादा हमारे यहाँ कोई चीज का प्रोडक्शन होगा या कोई प्रोडक्ट बनेगा तो एक तरह से वो इंडस्ट्रियां फलने फूलेंगी, और हर इंडस्ट्री जो है तो हम कह सकते हैं कि वही हमारी स्ट्रेंथ है भारत की, और यही जो है डेवलपमेंट का इंडिया का एक तरह से मंत्रा है। इस बात को योगी जी ने किसी कॉन्क्लेव में बोला, बहुत अच्छा कोटेशन है और यूपी से रिलेटेड है मेनली, तो इसको आप किसी ना किसी उसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी से संबंधित अब हम मेन एक्चुअल टॉपिक्स में चलेंगे कि व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन एक्चुअल में पूरी दुनिया, पूरी समाज, सब कुछ इनोवेशन पे ही आधारित है। जितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए वो सारे के सारे इनोवेशन ही हैं एक्चुअल में। जो भी समाज में परिवर्तन या बदलाव हम देखते हैं वो किसी ना किसी शक्ल में इनोवेशन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो भी इनोवेशन ही है। ऑटोमेशन वो भी इनोवेशन ही है। कोई भी थॉट्स, कोई भी आइडियाज जो भी हमारे दिमाग में आता है वो सारा का सारा इनोवेशन है। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इनिशियल लेवल पे एक नया होना, नया करना, वही इनोवेशन है। क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं,
कोई नई चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करना और पिछली जो चीजें अवेलेबल थी वो सारी उसमें इनबिल्ट तो हो, वो क्वालिटी फर्दर उसका इनहेंसमेंट हो, इनहेंस्ड क्वालिटी हो, तो उसको उसे नए इंट्रोड्यूस थिंग तो क्या कहेंगे, इनोवेटिव है या इनोवेशन हुआ इसमें। तो इस तरह से हम इसको टेक्निकल पॉइंट में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इनोवेशन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। इनोवेशन क्या है एक्चुअल में, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इनोवेशन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज। तो कोई भी चीज नई अगर है, न्यूली बॉर्न चीजों को हम क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। चाहे वो सर्विसेज के मामले में कोई भी नई चीज आपने क्रिएट की तो वो इनोवेशन है। कोई प्रोसेस यानी किसी चीज का सिंथेटिक हो रहा है या उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग वर्क हो रहा है, उसमें आपने कुछ एडिशनल नया चीज जोड़ दिया तो वो इनोवेशन है। कोई नया आपने प्रोडक्ट बना दिया वो भी इनोवेशन है। कोई नया आइडियाज, कोई नई थॉट्स, वो सारे के सारे इनोवेशंस हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि इनोवेशन जो है, इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर इन द मार्केट। कोई भी नई चीज हम जो मार्केट में लॉन्च करते हैं, कोई भी नई चीज, उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। नया मतलब एक तरह से अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू थिंग्स, मान लीजिए वो नई थिंग्स क्या है आपकी, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू थॉट्स है, हो सकती है कि नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू थॉट्स है, नए आइडियाज हैं, ये सारे के सारे आपके इनोवेशन कहलाएंगे। या न्यू प्रोडक्ट है कोई, उसको हम कह सकते हैं कि इनोवेशन। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इंप्रूवमेंट होता है, जो भी इनोवेशन होता है वो पुरानी चीजों में। तो इंप्रूवमेंट, इसके द्वारा एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, इंप्रूवमेंट नोटिस्ड इन द ओल्डर वन। जो पहले की चीजें चल रही होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नई चीजें जो आती हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट रहता है, वैल्यू एडिशन होता है, इनहेंसमेंट होता है उसकी क्वालिटी में। तो इंप्रूवमेंट किसमें होगा, इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन, इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ फैसिलिटीज, इंप्रूवमेंट ऑफ इन टर्म ऑफ इजीनेस। ठीक है, तो वो इंप्रूवमेंट जो हुआ वो कैसा इंप्रूवमेंट हम नोट करते हैं। जैसे कभी कभी हम इंप्रूवमेंट देखते हैं वैल्यू एडिशन के शक्ल में, है ना, किसी चीज का ये सिंप्लीफिकेशन, कोई चीज सिंप्लीफाई हो जाता है, या इजीनेस कहते हैं हम दूसरी भाषा में। उसके अलावा वैल्यू एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, इजीनेस, है ना, ये सारे के सारे जो है आपका न्यू एडिशन, एडिशन भी होगा, एडिशन मतलब कि नया कोई चीज लॉन्च हो जाए तो वो भी एक तरह से इंप्रूवमेंट ही। ठीक है, वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट क्या है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, है ना। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, ये इनोवेशन है। अब यहां पे हमने 2-3 पॉइंट्स रख दिए कि इनोवेशन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज। कोई नई विचारधारा, नई सोच जो आती है
उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। दुनिया में कोई भी नई चीज जब आती है तो जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें वो फाइट क्रिएट होता है, यानी रिफॉर्म्स को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसके एंटागोनिस्ट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई धर्म आया तो भी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, कोई भी धर्म हो दुनिया का। ये जो आपका रिनेसा है उसमें भी देखिए कितनी फाइट हुई यूरोप में। तो कोई भी नई चीज आती है जनरली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बस वो ओल्ड चीजों का एक्सपेरिमेंट के आधार पे, स्किल के आधार पे, तजुर्बे के आधार पे नई चीजें लोग अपने आप लॉन्च करते हैं, या अपने लर्निंग के आधार पे, मेंटल कैपेबिलिटी के आधार पे नई चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं समाज में, मार्केट में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन में, हर जगह। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदे के अपनी क्रिएटिविटी में भी वो अपने तजुर्बात से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता है और नई नई चीजें करता रहता है, उसी को हम कहते हैं इनोवेशन। अब अगला हमारा सवाल क्या है, इनोवेशन में क्या रोल है इसका, है ना, इनोवेशन का क्या रोल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनोवेशन का क्या रोल है। तो रोल ऑफ इनोवेशन, देखिए अगर रोल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हम कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा देखते हैं। नंबर एक में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इनोवेशन का कितना बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स में। दूसरे नंबर में हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो एक तरह से इनोवेशन ही रहता है। ठीक, मान लीजिए पहले छोटी सी मोबाइल ऐसे आती थी, इतनी बड़ी, अब स्मार्टफोन आने लगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनोवेशन ही है। उसके अलावा समाज में, सोशल पैमाने पे भी हम इनोवेशन को देख सकते हैं। तो रोल ऑफ इनोवेशन इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनोवेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी, इनोवेशन एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर जो ये क्या कहते हैं नोबेल प्राइज जो दिया गया इस बार का इकोनॉमिक्स में, वो इनोवेशन के आधार पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से दिया गया था इस बार का नोबेल प्राइज। किस आधार पे दिया गया था तो अब इसको यहां कोट कर सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज है इस बार का वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर आपका इनोवेशन की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसके आधार पे दिया गया। तो इस पॉइंट को कुछ इस तरह से लिखेंगे। इकोनॉमिक में देखते हैं नंबर एक में क्या है कि ये इंक्रीज करता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इनहेंसमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग एनीथिंग। तो ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वगैरह को ये बढ़ाता है क्या, इनोवेशन आपका। उसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, उसके अलावा इनोवेशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है समाज में। नेक्स्ट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इनोवेशन जो है ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नोबेल प्राइज जो इस बार का दिया गया था सो कह सकते हैं इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी आती है समाज में, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी इनोवेशन से जनरेट होता रहता है। प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है वो घट जाती है, प्रोडक्शन मास लेवल पे का जो साइज है वो बढ़ाया जा सकता है इनोवेशन से ही। तो ये सारी चीजें इनोवेशन के अंतर्गत आ जाएंगी। इंडस्ट्री और आपका जो है डिजिटल एरा, इस तरह की चीजें जो हम सुनते हैं तो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको, है ना, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। देखिए टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इनोवेशन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो आपका ये स्टीम इंजन बना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में पहले आया, यूरोप में बाद में आया, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, इनोवेशन की वजह से। क्योंकि वहां पे ब्रिटेन में
स्टीम इंजन पहले बना लिया गया था। यूएस में, जर्मन में 1860 से 70 में बनाए वो लोग, जबकि 80 या 90 साल पहले ब्रिटेन में बन चुका था, ठीक है, और उसका फंक्शन भी होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए इनोवेशन ही फैक्टर है। इसको इस पॉइंट से हम इस तरह से कह सकते हैं, ऑल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हम जैसे ब्रिटेन में पहले नंबर पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसको फर्स्ट नंबर का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। सेकंड नंबर का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आपका जर्मन में, जापान में और यूएस में फ्रांस वगैरह में हुआ, तो उसको सेकंड नंबर का जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हैं। थर्ड नंबर में जो आपका आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह में जो 1970-80 की दहाई में हुआ पूरी दुनिया में, उसको थर्ड नंबर का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह सकते हैं। और फोर्थ नंबर का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, रोबोटिक्स है। तो ये फोर्थ नंबर का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी चल रहा है। कौन सा चल रहा है? फोर्थ नंबर का चल रहा है। और ये सारा का सारा किस पे आधारित है? इनोवेशन पे ही आधारित है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही एक तरह से, या इनोवेशन ही कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीछे। अभी हमारा जो इरा चल रहा है उसको कहते हैं डिजिटल इरा, है ना, डिजिटल इरा। तो इस डिजिटल इरा में सब कुछ हम देखते हैं चिप आधारित है। पूरी दुनिया एक तरह से जो चिप होता है वो नर्व सिस्टम है पूरी दुनिया का। नर्व सिस्टम का इसलिए कि अगर कोई रॉकेट भी लॉन्च होता है या कोई मान लीजिए कि ग्रह भेजा जाता है स्पेस में, या कोई भी आपकी जो है ये टैक्सी वगैरह जो चलती है, ओला उबर, सब में चिप लगा रहता है, सेंसर लगे होते हैं। तो सारा का सारा सेमीकंडक्टर आधारित है। पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर पे रन कर रही है। सोलर पैनल में सेमीकंडक्टर है, सब कुछ सेमीकंडक्टर में या चिप पे या सिलिकॉन पे रन हो रही है पूरी दुनिया। इसलिए हम उसको कह सकते हैं क्या, सेमीकंडक्टर को, ये नर्व सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये ग्लोब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ इसे देखते हैं। सोशल, कल्चरल एंड वेलफेयर, है नहीं, वेलफेयर। देखिए इनोवेशन के कारण जो है पूरी पूरी समाज बदल जाती है, लोगों के कल्चर बदल जाते हैं। पहले टाइम पे लोग रेडियो पे जैसे कोई चीज सुना करते थे, आज के टाइम पे मोबाइल के आने से, कैमरे के आने से बहुत सारे नए नए वर्क लोगों में क्रिएट हुए। उनमें जो रीजनल लेवल पे जो मूवीज होती हैं, जैसे आपकी हरियाणा की, भोजपुरी की, कलकत्ता की, जो भी जहाँ की भी, तो लोकल लेवल पे ऊट बहुत सारे क्रिएट होने लगे। जैसे पहले हॉलीवुड बॉलीवुड हुआ करते थे लोकल लेवल पे। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का ही देन है एक तरह से, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। उसके अलावा कल्चर में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि सारा का सारा कल्चर एमलगमेट हो गया, यूनानिमिटी क्रिएट होने लगी। टेक्नोलॉजी की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा आदान प्रदान, एक्सचेंज होने लगा, जिसके कारण जैसे साउथ की मूवी देखिए आज के टाइम पे, बिहार में, यूपी में लोग बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के आधार की वजह से है। भोजपुरी मूवी जो है साउथ में बहुत ज्यादा प्रिवेल होती है। मुंबई की जो मतलब कि बॉलीवुड थी, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए। तो वेलफेयर की अगर बात करें तो लोगों की जो राइट्स हैं वो मिलने लगे, ट्रांसपेरेंसी आई, करप्शन का वो हुआ, ई गवर्नेंस वगैरह जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन वगैरह, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो देख सकते हैं वेलफेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब मीटू मूवमेंट्स ये सब क्या है? वेलफेयर में आ जाएंगे। सब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है, इनोवेशन की देन है। तो इस तरह का रोल पूरी दुनिया का पूरा समाज जो है एक तरह से बदल गया इसी इनोवेशन के कारण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या है कि इनोवेशन से संबंधित देखिए, एक चैलेंजेस है और एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो पहले नंबर में हम बातें कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, और जो कि मतलब कि दो चार पॉइंट ही है मेनली, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसी को पहले बातें कर लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? चैलेंजेस इनोवेशन से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए तो इनोवेशन से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो नंबर 1 पे उसमें हो जाएगा आपका, जैसे देखिए डिजिटल इंडिया, ये सारा का सारा इनोवेशन से संबंधित है। उसके अलावा मेक इन इंडिया,
उसके अलावा जो है आपका स्टार्टअप, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप ऑफ इंडिया, ये के सारे इनोवेशन में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। इसको ऊपर लिख देंगे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, है ना। तीसरे के बाद नंबर 4 नंबर हो जाएगा आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। इसमें जो है कॉर्पस दिया है गवर्नमेंट ने, कितना रुपया दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए इसका फंड रखा गया, 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, जो कि इनोवेशन से संबंधित है। उसके बाद PMSTIAC करके है। नेक्स्ट आपका 4 के बाद 5 नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये आपका जो है नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा सीड फंड वगैरह जो है, फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप करके जो चलाया गया, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब यहीं से हम सीड फंड भी लिख सकते हैं इसी में, सीड फंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 6 नंबर का सीड फंड। अब इसी से संबंधित हम चैलेंजेस को देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है इससे संबंधित। तो चैलेंजेस में हम सीक्वेंस वाइज बातें करेंगे और मैं जो पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स वगैरह, वही खाली इसमें डिस्कशन करेंगे। जो डेप्थ है उसमें नहीं जाएंगे, बट हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इतना पिक्यूलियर होगा कि अगर आप वही एग्जाम में लिखाएं तो समझिए कि बहुत हैंडी और बहुत कम वर्ड्स में मैं कोशिश करता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इनपुट बना करके रखूँ। तो उसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या है, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इनोवेशन इन यूपी। चैलेंजेस इनोवेशन से संबंधित क्या क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में इनोवेशन से संबंधित चैलेंजेस क्या क्या है, और जो यूपी में होंगे वही लमसम इंडिया में भी होंगे, बस मात्र थोड़ा बहुत का जैसे मंत्रा वगैरह होता है, हलंत वगैरह, उसी का ही अंतर होगा और बाकी तो सेम ही रहेगा। तो इनएडिक्वेट R&D स्पेंडिंग, पहले नंबर में हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत इनएडिक्वेट R&D स्पेंडिंग। देखिए, इनएडिक्वेट R&D स्पेंडिंग का तात्पर्य क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर पैसा बहुत कम खर्च होता है इंडिया में। इंडिया में R&D पे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में मात्र 0.65% ऑफ GDP, ठीक है। कितना पैसा इंडिया में खर्च होता है R&D पे, 6.65% मात्र पैसा इंडिया का, GDP का इंडिया में खर्च होता है R&D पे। तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से कम है अमाउंट। उसके अलावा विदेशों में क्या है, 2%, कहीं पे 4-4% खर्च होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। जापान वापान में भी बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च होता है, तो चाइना भी बहुत ज्यादा खर्च करता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन R&D में इंडिया में है वो मात्र 36% है। तो हम इसको पॉइंट को कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन इन R&D in India
कितना है एग्जिस्टेड? अप्रोक्सीमेटली 36%, 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 36% और ले लीजिए ऑफ टोटल ग्रॉस, ऑफ टोटल या ऑफ ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D। ठीक है, R&D पे यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल पैसा जो इंडिया में खर्च होता है उसका मात्र 36% ही प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनियां खर्च करती हैं, जबकि ये अमाउंट चाइना एंड यूएसए की अगर बात की जाए तो वहां पे प्राइवेट कंपनियां अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% टोटल R&D का खर्च करती हैं। ठीक है, ऑफ टोटल R&D एक्सपेंडिचर, टोटल R&D पे जो पैसा खर्च होता है यूएस और चाइना में, उस पे प्राइवेट कंपनियां, ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो 70 से 80% करती हैं, जबकि इंडिया में मात्र ये 36% ही है। ये बहुत बड़ा लूपहोल अपने पास है। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, इसी से संबंधित जो है, अंडर यूटिलाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पैटेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह से भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पेटेंट, देखिए पेटेंट को इंडिया में अंडर यूटिलाइज किया जाता है, कॉमर्शियलाइज भी नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जो कंपनी कोई नया इनोवेशन करती है, कोई नया काम करती है, नवाचार करती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को या नया प्रोडक्ट बनाती है तो बहुत आसानी से वो उसको पेटेंट अगर करा भी लेती है तो उसका डुप्लीकेसी आ जाता है, तो इस तरह से उसका लॉस होता है। तो उसके राइट्स का यानी आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो उसका प्रोटेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी समस्या इंडिया में है। उसके अलावा अगर कोई पेटेंट किसी ने करवाया तो उसको अगर वो मार्केट में कैपिटलाइज करना चाहे, उसको बेचना चाहे, या उसके पास जब तक अधिकार है उससे कमाने का, तो वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाता है अपने प्रोडक्ट का। तो सारी समस्याएं इंडिया में कहीं ना कहीं हम नहीं की फेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है, वीक एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेज। एकेडमिया एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस, इंडस्ट्री और एकेडमिया में मतलब कि आज भी लिंकेजेस यानी कि गैप है। और उसका कारण क्या है, जब इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी एकेडमिया मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, दोनों में गैप है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, दोनों में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो इसके कारण क्या होता है, लेक ऑफ नॉलेज फ्लो, है ना भाई। नॉलेज तो आपका एकेडमिया में रहेगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में रहेगा, जिसकी वजह से वो आपका इंडस्ट्री वगैरह में पहुंच नहीं पाएगा। तो कह सकते हैं कि लेक ऑफ नॉलेज फ्लो। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिसर्च वर्क पे पैसे भी नहीं लगा पाती हैं, गैप होने के कारण। सॉरी, पानी पी ले थोड़ा। जो भी इंडस्ट्रीज है, सपोज दैट वो एकेडमिक जो रिसर्च वर्क है उस पर उनका एक तरह से स्पॉन्सरशिप की कमी देखने को मिलती है इंडिया में।
कह सकते हैं इसको लेक ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑन रिसर्च इन यूनिवर्सिटी बाय इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री रिसर्च वगैरह करने के लिए उतने पैसे इस पे खर्च नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो इसका एकेडमिक का जो करिकुलम होता है उसको डिजाइन करने में भी इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। नो रोल ऑफ इंडस्ट्री इन करिकुलम डिजाइनिंग, है ना। करिकुलम को डिजाइन करने में भी इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं देखने को मिलता है इंडिया में, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक नकारात्मक पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा इसी से संबंधित जो है स्किल गैप एंड टैलेंट रिटेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किल गैप एंड टैलेंट रिटेंशन, तो स्किल गैप एंड टैलेंट रिटेंशन का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट हो जाएगा स्किल गैप एंड टैलेंट रिटेंशन। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके मुताबिक जो भी इंप्लॉइज हैं 50% इंप्लॉइज को 2025 तक दोबारा रीस्किलिंग यानी दोबारा उनको स्किल देने की या इंपार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये बात किसने कहा? अकॉर्डिंग टू, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्या है स्किल गैप एंड टैलेंट रिटेंशन? स्किल गैप का मतलब कि जो स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, वो स्किल एक्चुअल में इंप्लॉइज के पास नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका तो कारण बहुत सारा है, बट नया कारण क्या है कि सारी चीजें एक तरह से एआई बेस होती जा रही हैं, डिजिटलाइज्ड होती जा रही हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ही सारी चीजें चल रही हैं। तो जो पुराने वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो उन सब चीजों से उतने फैमिलियर नहीं है। इस वजह से स्किल की कमी है, स्किल का गैप देखने को मिलता है। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, जब इंडिया में कंप्यूटर आया और जगह जगह पे स्टेशनों पे छोटे छोटे जो हॉल्ट स्टेशन होते हैं प्लेटफॉर्म, तो हमारे यहाँ भी ऐसे छोटा सा एक स्टेशन है रेलवे का, वहां पे भी एक कंप्यूटर पे लोग लाइन लगाए हुए हैं और वो टिकट काटने वाला जो खिड़की पे विंडो पे बैठा हुआ है, वो बंदा टिकट बनाया जा रहा है। वो काफी, उसकी उम्र थी 50 से 55 साल से ज्यादा रही होगी, और उन्होंने पूरी लाइफ में कभी कंप्यूटर चलाया नहीं था, और बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, ट्रेनें लोगों को छूटती चली जा रही थी, और वो भाई साहब ऐसे एक एक पॉइंट कर करके अपना टिकट बनाते थे। तो एक तरह से स्किल गैप है ये, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, इनोवेशन की वजह से आती रहती हैं, और ये स्किल गैप देखने को मिलता है। तो इनोवेशन से संबंधित पॉइंट है ये, ठीक है, इनोवेशन के कारण। तो इसी तरह से इस पे पॉइंट इसने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी adoption and innovation, it required to reskill 50% of the employees बाय 2025। मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कि जो डीप टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में आ रही हैं, नई नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं, उसकी वजह से एम्प्लॉइज में स्किल की शॉर्टेज है, स्किल की कमी देखने को मिल रही है। और पूरे एम्प्लॉइज में से 50% एम्प्लॉइज ऐसे हैं
उनको दोबारा आपको री स्किलिंग का मतलब कि दोबारा उनको स्किल या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 2025 तक। ये बात किसने कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है कि जो स्किल मिसमैच है हम किसमें देखते हैं? मेनली स्किल मिसमैच आज के समय में हम देखते हैं इन डीप टेक, है ना। डीप टेक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड डेटा साइंस। इन सब चीजों में क्या है कि स्किल मिसमैच देखने को मिलता है। ये डीप टेक का मतलब डीप टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारे के सारे डीप टेक में आ जाएंगे और उसमें स्किल की कमी देखने को मिलती है। ब्रेन ड्रेन, ये भी इंडिया के साथ बहुत बड़ा इशू है। ब्रेन ड्रेन से तात्पर्य क्या है कि जो इंडिया के हुनरमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो विदेशों में चले जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को में है वहां पे इंडिया के यानी जो पूरी दुनिया का जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर वगैरह हम सुनते हैं, सारी कंपनियां सिलिकॉन वैली में है, यूएसए में। तो वहां पे इंडिया के 6% जो है एम्प्लॉइज हैं। ठीक है। तो ये ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द सिलिकॉन एम्प्लॉइज आर इंडियन। मतलब कि 6% जो सिलिकॉन वैलीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो इंडियन ही है। तो इंडिया के जो पढ़े लिखा तबका है कहीं ना कहीं अच्छी एक तरह से रोजी रोटी के लिए या बेटर लाइफ के लिए, या वहाँ पैसा अच्छा मिलता है, या वहाँ लोगों को सुकून हो सकता है, ये भी एक कारण कि लोगों को जहाँ पीस, काम, ठीक है, उस तरह की चीजें मिलती हैं वो उधर मूव कर जाते हैं, या एक बेटर लाइफ के लिए, या समाज में उनको रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, या अपॉर्चुनिटीज वहाँ बेटर है, इस तरह के कारणों से लोग मूव कर जाते हैं। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया। उसके अलावा फंड्स की अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो फंड की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। लेक ऑफ फंड, मेनली जो वेंचर कैपिटल वगैरह है उसकी कमी होती है। किसकी? वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब क्या होता है? रिस्क लेना किसी चीज का। तो इनिशियल लेवल पे जब आप कोई कारोबार या कोई जॉब या कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम जो फंड आप लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेंचर कैपिटल। ठीक है। तो जो रिस्क बेस्ड कैपिटल होता है, रिस्क बेस्ड फंड होते हैं, उसकी इंडिया में शॉर्टेज है। और फंडिंग यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो उसका भी बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है स्टार्टअप में, स्टार्टअप के पार्टिसिपेशन में या इनोवेशन वगैरह में। ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर्स है। रेगुलेटरी हर्डल एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगला पॉइंट हमारा क्या है? रेगुलेटरी हर्डल्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रेगुलेटरी हर्डल एंड ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का मतलब क्या है कि जैसे देखिए जब हमारी कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो प्रो टेक्नोलॉजीज होती है तो टेक्नोलॉजी कितना फलने फूलने लगती है। जब हमारी कोई पॉलिसी इनोवेशन आधारित होती है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए होगी, तो इनोवेशन कितना ज्यादा फैले फूलेगा उस फील्ड में पार्टिकुलरली। जैसे मिसाल के तौर पे ड्रोन के लिए जब रूल आया 2021 में, तभी से ड्रोन पॉपुलर हुआ। उससे पहले ड्रोन क्या ठंडे बस्तर में था, लोग बनाते थे बट उसका यूटिलाइज नहीं होता था, कहीं देखने को भी नहीं मिला करता था। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी हर्डल में आ जाएगा। ऐसे मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं जो ये मोबाइल है 2002 या 3 के आसपास या 5 या 6 ऐसे आसपास मोबाइल का जो है एक तरह से उसके लिए रूल और नॉर्म से हल्का किया गया, लिबरलाइज किया गया। तो जब लिबरल रूल या पॉलिसीज बनाई गई तो उसके वजह से क्या है कि सारी के सारी लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए। ऐसे देखिए क्रिप्टो करेंसी
दुनिया में बहुत सी जगह पे क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, यानी कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है उसके लिए। तो जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज हो गया, ब्लॉकचेन वगैरह है, वो कहाँ पॉपुलर हो पा रही है इंडिया में। तो इस पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, सवाल ये है। देखिए, पहले नंबर पे हमने ये कहा कि आपका फॉर एग्जांपल इसको दे सकते हैं, ठीक है, ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी was popularized after liberalization of ड्रोन रूल 2021 में जो ड्रोन का रूल आया, मुझे लगता है उसके बाद से ये बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। ठीक है, जो आपकी ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, ये आपका ये इस तरह से क्या क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा है। तो इसी एग्जांपल में हम कह सकते हैं, दूसरा मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया उसी का, तो उसी का नेगेटिव पॉइंट भी जानना जरूरी है। तो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी still suffer issue of ग्रे एरियाज रेगुलेशन। ग्रे एरियाज इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रे एरियाज रेगुलेशन, है ना। तो इसको कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टिल सफर इश्यूज ऑफ ग्रे एरियाज रेगुलेशन। स्टिल सफर इश्यूज ऑफ ग्रे एरियाज रेगुलेशन। ग्रे एरियाज रेगुलेशन का मतलब कि वो एरिया जो ग्रे होते हैं, यानी जहां पे पाबंदियां हो, जो ज्यादा सपोर्टिव ना हो, ठीक है, तो उस तरह के एरियाज में आज भी इसकी वजह से ये रुका हुआ है। देखिए, फिनटेक यानी कि फाइनेंस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, मतलब कि भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, तो ये सारे पहले कहाँ पॉपुलर, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, यानी कि जो स्कैनर हम दुकान वाले के यहाँ जा करके ऐसे स्कैन करते हैं, पे कर देते हैं, तो क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। ये सारे के सारे फिनटेक कहलाते हैं। ये पहले पॉपुलर नहीं होते थे, तो जब रेगुलेशन हमारे यहाँ इसके लिए थोड़ा लिबरल बनाया गया, तो इसकी वजह से फिनटेक बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। और फिनटेक में आपका ये भी आएगा क्रिप्टो करेंसी, बट ये अभी भी पॉपुलराइज नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण यही है। तो ये इनोवेशन की एक तरह से सब चीजें आ रही हैं, और इनोवेशन में हम कहीं ना कहीं समस्याएं देख रही हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसको। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसी के अंदर पॉइंट आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो है अगला पॉइंट हमारा इसी में चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली देखिए आज भी गैप है, कुछ एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। 7 न्यू पॉइंट हो जाएगा इंफ्रा। देखिए, रूरल एरियाज आज भी फुल्ली डिजिटलाइज्ड नहीं है, वहां नेटवर्क नहीं आते, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो इनोवेशन कहां से करेंगे, उनके अंदर कौन सा इनोवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं उसको, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये, है नहीं। तो रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्टिल not able to utilize डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मतलब डिजिटल पेनिट्रेशन का लेवल आज भी रूरल एरियाज में उत्तर प्रदेश में कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो वो भी सारे के सारे इसी के फैक्टर्स हैं। अब इसी कड़ी में हम जो मेन मुद्दा हमारा, जो मेन टॉपिक्स है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब इनिशिएटिव्स जो है उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं तो इनोवेशन के मामले में, ठीक है, कह सकते हैं इसको यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ओवर या फॉर इनोवेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनोवेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं, हम इसके अंतर्गत पहले नंबर पे गवर्नमेंट का जो फंक्शनल वर्क है, यानी क्या क्या स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में बातें करेंगे। फिर लास्ट में हम पॉलिसीज के बारे में बातें करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन था वो पॉलिसीज से संबंधित था कि इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से संबंधित क्या क्या पॉलिसीज यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, मात्र इतना क्वेश्चन था। तो हम पहले नंबर पे गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उत्तर प्रदेश की उसके बारे में बातें करेंगे और लास्ट में पॉलिसीज के बारे में। तो नंबर 1 पे क्या है कि डीप टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी। डीप टेक्नोलॉजी से मतलब कि जैसे एआई हो गया आपका, उसके अलावा एआई के बाद आपका जैसे कि 6G हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, आपका जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, जीन एडिटिंग, बायोटेक्नोलॉजीज, है ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आपका सेमीकंडक्टर, डेटा साइंस, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी डीप टेक में आ जाएंगी, एआई वगैरह। तो इसके लिए सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए, हम खाली इसमें वही पढ़ेंगे फैक्ट्स के आधारित पे, ताकि उसको आप बना करके एग्जाम में कोट कर दें आसानी से। तो फर्स्ट नंबर में हमारा क्या है, एआई एंड मशीन लर्निंग रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस being set up in लखनऊ एंड कानपुर, ठीक है। कानपुर का तो एआई बेस्ड जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है सेंटर, वो आईआईटी में है। लखनऊ का मुझे एग्जैक्ट कॉलेज का नाम नहीं पता, बट वहाँ पे भी है। ऐसे एआई बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सेलेंट एक आपका नोएडा में भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सेटअप किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एआई बेस एक तरह से सिटी बनाया जा रहा है लखनऊ में, क्या कह सकते हैं, एआई सिटी आपका डेवलप हो गया। तो ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत डीप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बी पॉइंट, एआई सिटी इसको कहाँ पे डेवलप हो रहा, बन रहा है आपका लखनऊ में बन रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो जाएगा इसी के अंतर्गत। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये आपका प्रयागराज में उसका एक सेंटर बनाया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग या उससे रिसर्च से संबंधित। तो हरीशचंद्र करके वहां पे एक संस्था है, उस संस्था में, ठीक है, हरीशचंद्र जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्वांटम कंप्यूटिंग हब बन रहा है आपका यहाँ पे हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। तो सी नंबर का पॉइंट हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग हब, ये कहां पे बन रहा है, एट हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इन प्रयागराज। देखिए ये सारी चीजें बहुत सी ऐसी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट ये यूपी में है और यूपी की गवर्नमेंट ने इनसे डील किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ये जो कानपुर की है एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंट इन आईआईटी कानपुर, है ना, कानपुर,
तो एआई से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज होगी, एआई से बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एमओयू साइन किया है किसने? यूपी सीडा ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आईआईटी कानपुर से एक एमओयू साइन किया है ताकि जो इंडस्ट्री से के डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए एआई क्या जहां जहां भी यूटिलाइज होगा तो ये नॉलेज पार्टनर के तौर पे सपोर्ट करेगा आईआईटी कानपुर, या उसका जो है ये एआई जो है सीओई यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ये नॉलेज पार्टनर के तौर पे काम करेगा। इसके लिए यूपी सीडा के लिए, यूपी सीडा के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया। तो कहीं ना कहीं ये यूपी में है अवेलेबल, इसलिए हम इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी की कड़ी में हमारा जो है ये हो जाएगा आपका जो है सेमी कंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ मात्र। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो इनोवेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मैं सिस्टमेटिक वे में लिखते जा रहा हूं यहां पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। ठीक है। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में जो ईडा नहीं है, ईडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, इसमें पहले नंबर पे जो किसी से हुआ वो शक्ति करके एक शक्ति प्लांट बन रहा है। वो शक्ति प्लांट, शक्ति प्लांट, ये प्लांट जो शक्ति प्लांट है ये एक्चुअल में एमओयू साइन हुआ था इंडिया का यूएसए से। तो यूएस बेस कंपनी है वो बना रही है यहाँ पे शक्ति प्लांट। ठीक है। शक्ति नाम रख दिया गया वैसे। ठीक है। इसने एमओयू साइन किया किससे किससे? एमओयू साइन हुआ था इसके लिए यूएसए एंड इंडिया की, यानी यूएसए बेस्ड फर्म है, ये कंपनी है वही लगा रही है। ये शक्ति नाम है, सेमीकंडक्टर बनाएगी। इन्वेस्टमेंट करने की जो बात कही गई थी इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, है ना। यूएस की कोई फर्म है जो शक्ति के नाम से एक प्लांट लगाएगी नोएडा या ईडा में, और उसका नाम क्या रखा गया था? शक्ति। 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी। ये ज्वाइंट वेंचर है यूएसए की और इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका सेकंड नंबर पे HCL का और आपका जो है फॉक्सकॉन का, इसका भी ज्वाइंट वेंचर एक प्लांट लग रहा है यहीं पे ही, सेम इसी एरियाज में सेमीकंडक्टर प्लांट है ये भी। HCL एंड फॉक्सकॉन, ये ताइवान की कंपनी है। जिस तरह से ये शक्ति वाला ज्वाइंट वेंचर था ये भी ज्वाइंट वेंचर था, है ना, ज्वाइंट वेंचर, ऐसी ये भी ज्वाइंट वेंचर है। और क्या बनाएंगे ये? सेमीकंडक्टर, ये आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हीरा नंदानी का जो है ग्रुप एक है नाम से, और वो अपना तर्क करके कोई प्लांट लगा रहा है यहीं पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सी नंबर का हो जाएगा हीरा नंदानी, इनका भी प्लांट यहीं पे लग रहा है कहीं पे। अब नेक्स्ट आप आ जाइए जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। देखिए जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो यूपी में बहुत सारे खुल रहे हैं इस हाल के दिनों में, और यूपी के मेनली जो शहर हैं, ये सिटीज हैं जो फोकस्ड एरियाज हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया यूपी में आता है, तो यूपी का जो एनसीआर एरिया है वहां पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। उसके अलावा आपका जो है नोएडा, वही एनसीआर का ही हिस्सा हो गया, और आपका लखनऊ, ये तीनों टारगेटेड एरियाज हैं। सवाल क्या है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है क्या? ग्लोबल कैपेबिलिटी
सेंटर पॉलिसी भी यूपी गवर्नमेंट ने 2024 की लॉन्च की थी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से तात्पर्य यह है कि कोई एमएनसी यानी कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, फॉरेन कंपनियां जिसे हम कहते हैं, जिनके प्लांट्स, जिनके प्रोडक्शन हाउसेस, जिसके बिजनेस हाउसेस पूरी दुनिया में फैले होते हैं, उनको हम एमएनसी कहते हैं। तो वो ऑफशोर कुछ ऐसा जो है सेंटर डालती हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ऑफशोर बिजनेस को मैनेज करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर डालती हैं वो, और उस सेंटर में क्या होता है, कैसी सुविधाओं को वहां से परचेज करती हैं या वहां पे अपने सेंटर पे अवेलेबल करवाती हैं। जैसे आईटी वगैरह की सुविधा वहां सस्ता पड़ेगी अगर किसी कंट्री में, होस्टिंग कंट्री में, तो ये कंपनियां ग्लोबल होती हैं एक्चुअल में। तो अपनी जो मेन जो होम कंट्री होती है, होम कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में यानी ऑफशोर, तो दूसरी कंट्री में यानी ऑफशोर, जिसको हम होस्टिंग कंट्री कहेंगे। जैसे यूएस की कोई मान लीजिए गूगल कंपनी है, अब गूगल को वहां इंप्लाई बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। कौन सी इंप्लाई? कॉल सेंटर वाले, बीपीओ केपीओ टाइप, ठीक है। तो उसने आईटी की कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई प्लांट्स कहां पे डाल दिया? नोएडा में डाल दिया, तो उसी को हम कहेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ऐसे कस्टमर केयर सर्विसेज हो सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंदर R&D भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा बिजनेस सपोर्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, ये सारी बहुत रिसर्च वर्क हो गया इसका अपना। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे वर्क होते हैं और पूरी दुनिया में इनका प्लांट होता है। तो इनके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाया जाता है, यानी खोला जाता है। और यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इन सब जगहों पे प्रमोट किया जाएगा, खोला जाएगा। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टू बी ओपन, कहां पे ओपन किया जाएगा? यही सब एरियाज है यूपी के। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी से संबंधित जो है इनोवेशन इनक्यूबेटर जो है, हाँ, इनोवेशन इनक्यूबेटर, ये आपका तीसरे के बाद चौथे नंबर का हो जाएगा। इनोवेशन इनक्यूबेटर्स टू बी इस्टेब्लिश इन ईच मंडल। मंडल का मतलब कमिश्नरी होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो हर मंडल में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, और ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेगा? इनोवेशन को प्रमोट करेगा। एक्चुअल में ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेटर सेंटर, जैसे देखिए स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर या इनोवेशन इंक्यूबेटर सेंटर। तो जो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, उसका फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सुविधा या उसकी सपोर्ट के लिए जो एजेंसी खोली जाती है, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज होती हैं, एजेंसी वर्क टाइप होती हैं, छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे इंटरप्राइजेस, जो कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं, उसको इंक्यूबेटर सेंटर कहेंगे, ठीक है। वो यूपी में खोला जाएगा मंडल लेवल पे, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, हर कमिश्नरी में एक कम से एक होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी डाटा सेंटर भी बन रहा है बहुत सारा। यूपी जो है डाटा सेंटर, हमने एक नोएडा में पढ़ा था और एक आपका यहाँ पे शाहीबाबाद या गाजियाबाद कहाँ पे पढ़ा था। तो दो जगहों पे ये एक तरह से ओपन हो रहा है। एक तो ग्रेटर नोएडा, क्या है, ग्रेटर नोएडा या नोएडा वगैरह जो है, सेम वही ईडा या ग्रेटर नोएडा जो भी होगा कहीं पे होगा। और दूसरा शाहीबाबाद करके कोई जगह था, जिसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वहां से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बट दो खुल रहे हैं यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूपी आई हब, ठीक है। आई हब से तात्पर्य क्या? इनोवेशन हब। इनोवेशन हब, यूपी आई हब। आई का मतलब क्या होता है? इनोवेशन। यहां पे यूपी इनोवेशन हब भी एक खोला जा रहा है यूपी में। और ये एक तरह से क्या है कि स्पोक और हब स्पोक के मॉडल पे काम करेगा। इनोवेशन वगैरह की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स वगैरह को भी सपोर्ट करेगा ताकि उनके अंदर इनोवेशन वगैरह की भावनाएं आए।
तो इसको हम कह सकते हैं आई हब। आई हब का मतलब इनोवेशन हब। ये जो है वर्क ऑन बेसिस ऑफ स्पोक मॉडल, यानी कि हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल, ये हब और स्पोक के मॉडल पे काम करेगा। उसके अलावा इसका मकसद क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट करना, इनोवेशन को फोस्टर करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारी सुविधाएं इसमें दी जाती हैं और सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी सहायता है इनोवेशन से संबंधित, तो हम कह सकते हैं टू फोस्टर इनोवेशन इकोसिस्टम इन यूपी टू मेक इनोवेशन फ्रेंडली स्टेट। अब उसके लिए जो भी ये कंपनियां आएंगी ताकि इन्वेस्ट वगैरह करें और उनको सहायता देती है। ये एक तरह से हब का मतलब क्या है, एक एजेंसी खोली है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उसका नाम है यूपी इनोवेशन हब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसी से यूपी इनोवेशन फंड एक बनाया जा रहा है। ये आपका 6 पॉइंट हो गया। 7वें नंबर का पॉइंट होगा यूपी इनोवेशन फंड। इस बार के बजट में भी इस बात को मेंशन किया गया था कि ये अंडर प्रोसेस है, मतलब ये ऑपरेशन नहीं हो पाया, ये अभी बन रहा है। ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको। बनने का मतलब क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, फंड अभी बन करके लॉन्च नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। बट ये यूपी इनोवेशन फंड, इनोवेशन फंड से मतलब क्या है कि एक फंड होगा यूपी गवर्नमेंट का जो कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पैसे देगी। प्राइवेट संस्थाओं को भी देगी ताकि इनोवेशन को बढ़ाएं जो उसमें काम करेंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स वगैरह को भी एक सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉर्पस रखा गया है, कॉर्पस जो फंड का इसका है वो अप्रोक्सीमेट जो है 4000 करोड़ है। इस 4000 में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो मात्र जो है 400 करोड़ रुपया वो लगाएगी, उसका रहेगा यूपी गवर्नमेंट का अपना। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका अप्रोक्सीमेट जो है वो उसमें पैसा डालेंगे इस फंड में 3600 करोड़। ठीक है, ये अभी मतलब कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, फंक्शन में नहीं आया, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने 140 करोड़ रुपये 8वां पॉइंट हो जाएगा, रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट इंजेक्टेड, कितना रुपया डाला है, 140 करोड़। ठीक है, फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड प्रमोटिंग इनोवेशन इन स्टेट। उत्तर प्रदेश में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार ने अभी हाल के दिनों में 140 करोड़ रुपए खर्च किए हैं टोटल। ठीक है, ताकि इनोवेशन को उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप वगैरह के माहौल को, उसके इन्वायरमेंट को, वातावरण वगैरह को बढ़ाया जा सके। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है उत्तर प्रदेश का। उसके अलावा जो है देखिए, स्टार्टअप फंड हम पढ़े थे, उसको भी लिख सकते हैं। उसमें 1000 करोड़ रुपए की का कॉर्पस लगाया था, वो फंड बहुत पहले स्टेब्लिश हो गया। स्टार्टअप जो पॉलिसी है 2020 वाला, उसके अंतर्गत एक स्टार्टअप फंड बनाया गया था जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो उस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टार्टअप फंड। स्टार्टअप वगैरह को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम वगैरह या उसके माहौल को या फोस्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंड किया था। इसमें जो कॉर्पस है, यानी कि जो पैसा इसके अंदर डाला गया था, कितना रुपया लगाया गया था इसमें, 1000 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया था। जी हाँ, ठीक है।
उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत लंबा है, अभी मतलब खत्म नहीं होगा इतना आसानी से। एआई जो है प्रज्ञा योजना, एआई प्रज्ञा योजना नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, 10 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एआई प्रज्ञा योजना। एआई प्रज्ञा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के युवाओं को 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा एआई से संबंधित। ठीक है, तो एआई से संबंधित जो है यूपी को युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। एआई प्रज्ञा योजना के अंतर्गत इसका टारगेट क्या है, टू ट्रेन 10 लाख यूथ, है ना, 10 लाख यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश in the field of AI, machine learning, data science, quantum computing, ये सारे के सारे हैं। ऐसा खाली ये नहीं कि AI लिखा हुआ तो वही, उस सब चीज़ों में मशीन लर्निंग हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों पे एक तरह से प्रमोट करने के लिए एआई प्रज्ञा योजना यूपी गवर्नमेंट ने लाई थी। क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रज्ञा योजना। उसके अंतर्गत यूपी के 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रावधान था। किसमें ट्रेनिंग देंगे, एआई से संबंधित डीप टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे ये ट्रेनिंग देंगे युवाओं को। ठीक है, उसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उत्तर प्रदेश ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, वो भी सब इनोवेशन का ही हिस्सा है। क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। 11 पॉइंट हो जाएगा हमारा, ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं, ग्रीन एनर्जी, सॉरी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 पे देखिए सोलर पैनल रख लेते हैं भाई साहब। सोलर पावर, सोलर पावर के लिए बुंदेलखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे आपका प्लांट नहीं लगा है, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। उसके अलावा जो है बायो एनर्जी है आपका सब में, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। इसका प्लांट आपका गोरखपुर में लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट कहां लगेगा, गोरखपुर में इसका प्लांट लग रहा है। उसके बाद बायो एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी गवर्नमेंट ला चुकी है। उसके अलावा आपका जो है बायोफ्यूल, क्या है, बायोफ्यूल डिस्टिलरीज वगैरह सेकंड जनरेशन, उसको भी प्रमोट कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो इन सब चीजों के लिए यूपी गवर्नमेंट कार्यरत है और बहुत सारे काम फंक्शन इसके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 11 के बाद जो है 12 नंबर, देखिए 12 नंबर हमारा जो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे हम इसके अंतर्गत देखेंगे उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी को। स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो यूपी में 10 स्मार्ट सिटीज हैं जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब स्मार्ट सिटी आपका ये ह्यूमन सेटलमेंट्स पे आएगा नंबर हमारा, यानी कि अर्बनाइजेशन एंड रूरल, यानी विलेज सेटलमेंट, विलेज यानी कि रूरल सेटलमेंट, जिसमें गंगा प्लेन उलेन का जो मैदान है, तो उस पर क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेज, इस पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता रहता है। तो जब अर्बनाइजेशन एंड रूरल सेटलमेंट्स, गंगा प्लेन सेटलमेंट्स जब पूछेगा ना, सॉरी जब आएगा इसका नंबर, तो हम उसको डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। बस यहाँ पे जान लीजिए नंबर 1 पे पॉइंट क्या है, स्मार्ट सिटी। यूपी में टोटल जो है 10 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, यूपी डिजिटलाइजेशन। यूपी में सारे के सारे कार्य डिजिटल वर्क पे एक तरह से किए जा रहे हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं
वो डिजिटलाइज कर दिया गया है यूपी में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और अभी कोरोना काल में क्या है कि ड्रोन के थ्रू मैपिंग की गई थी ताकि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा सके। तो ये सब इनोवेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। थ्रू ड्रोन मैपिंग गवर्नमेंट हैज डिजिटलाइज्ड द लैंड रिकॉर्ड। तो ये सारे के सारे क्या है, इनोवेशन का हिस्सा। इससे जो है जो फैमिली के डिस्प्यूट, पड़ोसियों के डिस्प्यूट, जमीन को लेके, मेड़ को लेके, सारे के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज है कि स्किल डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसी में, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है 150 आईटीआई को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज यानी जो टाटा कंपनी है वो उत्तर प्रदेश के 150 आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईटीआई जो होता है, तो आईटीआई जिसमें जैसे कोई बढ़ई, कोई लोहार का काम हो, कोई प्लम्बर का काम है, इस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ से कोई मतलब कि ये होते हैं जैसे कि जूते वूते बनाने की बहुत सारी बारीक बारीक हुनर को वहाँ सिखाया जाता है। उसको हम कोई ड्राइविंग का भी हो सकता है, कोई मैकेनिक का भी काम हो सकता है, उसमें सिखाया जाता है, तो आईटीआई कहते हैं। तो 150 आईटीआई को अपग्रेड किया गया है यूपी में टाटा टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप में, ताकि वहां पे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए या ज्ञान दिया जाए, ठीक है। 150 एक तरह से गवर्नमेंट आईटीआई को, ठीक है। तो उसके हम कह सकते हैं इन पार्टनरशिप ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी वन फिफ्टी गवर्नमेंट रन आईटीआई have been upgraded for training, ठीक है। 150 आईटीआई को, यानी आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल जो है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया गया है। किस लिए अपग्रेड किया गया है? ताकि वहां पे ट्रेनिंग दिया जा सके। किससे संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा? एआई वगैरह से संबंधित, डाटा ऑपरेशन या ये जो क्या कहते हैं डेटा साइंस, एआई, ठीक है, इससे संबंधित वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इन पार्टनरशिप ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी 150 गवर्नमेंट रन आईटीआई हैव बीन अपग्रेडेड फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, फॉर providing training in the field of cutting edge technologies, cutting edge टेक्नोलॉजीज, है ना। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यूपी के, उत्तर प्रदेश के 150 आईटीआई को अपग्रेड किया गया है। और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे कि एआई हो गया, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा आपका जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ये भी कटिंग एज में आ जाएगा। आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, है नहीं। उसके अलावा मशीन लर्निंग हो गया आपका। उसके अलावा फिर आपका सेमीकंडक्टर हो गया। ये जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी इमर्जिंग हो रही है, इमर्जिंग है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, समझ लीजिए। जो भी आ रहा है आपके इसमें क्या कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आ जाएंगी। तो इनको अपग्रेड करने के लिए यूपी सरकार ने इनसे एक डील किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
इसी के अंतर्गत जो है हमारा देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित है अगला हमारा पॉइंट। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, 13 नंबर का पॉइंट आ जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित। अब देखिए एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए यूपी सरकार ने क्या क्या पहल किए हैं, ये हमारा सवाल है। डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होगा कि इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश ने क्या क्या मिशन उठाए, क्या क्या स्कीमें चलाई, क्या क्या पॉलिसीज बनाई। तो एग्रीकल्चर को ऐसे सिस्टमैटिक हम यहां पे भी देख लेंगे। यूपी प्रगति एक्सीलरेटर नंबर 1 पे पॉइंट है, यूपी प्रगति एक्सीलरेटर। यूपी प्रगति एक्सीलरेटर देखिए ये यूपी गवर्नमेंट ने का एक तरह से ज्वाइंट वेंचर इनिशिएटिव है, जो कि वर्ल्ड बैंक, मिलिंडा एंड गेट फाउंडेशन और कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे कि आपका गूगल वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, इन सब का भी सपोर्ट लिया जाएगा। तो उसका नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश प्रगति एक्सीलरेटर। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आधारित है, तो इंफॉर्मेशन का मतलब कि डेटा, एक तरह से एनालिटिक डेटा किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा, एआई बेस्ड डेटा, कि कहाँ पे कितना पानी यूज करें, कितना खाद यूज करें, ताकि पानी या इरिगेशन के लिए जो वाटर है उसको मिनिमाइज किया जा सके, बचाया जा सके। उसके अलावा जो खाद ज़्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से जैसे नाइट्रोजन वगैरह, तो गैस, ठीक है, तो इस तरह की जो भी पॉल्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर के कारण उसको रिड्यूस किया जा सके। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक डील किया वर्ल्ड बैंक से। तो उसको वर्ल्ड बैंक की जो संस्था है या फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है 2030 वाटर ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ 2030 वाटर ग्रुप, है ना, वाटर रिसोर्स ग्रुप, 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप। वाटर रिसोर्स ग्रुप से तात्पर्य क्या है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक तरह से एजेंसी है जो कि वाटर पे काम कर रही है। उसके अलावा बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, ये भी इसका पार्टनर है, एंड अदर प्राइवेट कंपनीज, इन सबके कोलैबोरेशन में यूपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, यूपी प्रगति एक्सीलरेटर को। इसका तात्पर्य क्या है, टू प्रमोट वाटर इफिशियंसी एंड रिड्यूस कार्बन जो है प्रैक्टिसेस। इसका तात्पर्य क्या है, एम क्या है, टू प्रमोट वाटर इफिशियंसी, टू प्रमोट वाटर इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर एंड लो कार्बन प्रैक्टिसेस, एंड लो कार्बन प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। AI फॉर आपका जो है शुगर, AI फॉर राइस, दो प्रिसीजन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव जो है डेवलप किए जा चुके हैं। यहाँ पे प्रिसीजन से तात्पर्य क्या है कि डेटा एनालिटिक ऑलरेडी कर लिया जाएगा AI के द्वारा, और किसानों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस खेत में कितना खाद डालिए, कितना पानी डालिए, कब कौन सा सीड सेलेक्ट करिए, कौन सा सीड नहीं करिए, ये सारी की सारी सुविधाएं। तो प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज का मेनली इसमें रोल होगा। किसका रोल होगा मेनली जो है इसमें क्या होगा, मेनली टू अप्लाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी,
और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि इंफॉर्मेशन से तात्पर्य के जो डेटा है, पुराना डेटा इसके पास मशीनरी के द्वारा यानी एआई के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन सी फैसिलिटी, कौन सी सुविधा कब आप उसको यूज करें। ठीक है। उसी तरह से यूपी की एक अलग से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। ए हो गया, ए के बाद बी नंबर हमारा जो है एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। जो एग्री स्टैक प्रोजेक्ट है, एक तरह से रजिस्टर तैयार किया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें किसान का नाम, किसान की डेमोग्राफी, किसान के लैंड का रिकॉर्ड यानी जमीन की, किसान की जो खेती होती है, कौन कौन सी फसल बोते हैं, ये सारा डेटा एक तरह से या डिजायर या जो डेटा उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, वो किसानों को दिया जाएगा। तो इसमें मार्जिनल फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, छोटे फार्मर को, स्मॉल फार्मर्स को। तो इसको क्या है? एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसमें भी कुछ डिजिटलाइजिंग फार्मर्स एंड लैंड डेटा कह सकते हैं इसको हम, डिजिटाइजिंग फार्मर्स एंड लैंड डेटा। ठीक है। टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, टू इनहेंस प्रोडक्शन एंड easily accessing government subsidies and scheme, government subsidy and scheme। जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है और स्कीम को है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो डेमोग्राफिक डेटा है, लैंड का रिकॉर्ड, जमीन, जैसे लैंड का रिकॉर्ड किसी और के नाम से, खेती कोई और कर रहा है, ये सारा डेटा आ जाएगा इसमें। ठीक है। उसके अलावा क्या है, कौन सी फसल कौन कितने सालों से लगा रही है, किसमें लॉस हुआ, किसमें फायदा हुआ, उसी हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडीज इन लोगों को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो उसके लिए एक ये ऑनलाइन एक तरह से डेटा क्रिएट किया जा रहा है किसानों के लिए। मैं एक्चुअल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था, तो उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कर रही है। तो उसका नाम रखा गया एग्री स्टैक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। एग्री स्टैक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अलावा एक यूपी एग्री टेक इनोवेशन हब बन रहा है, यूपी एग्री टेक इनोवेशन हब। ये आपका बी हो गया। सी नंबर यूपी एग्री टेक इनोवेशन हब। देखिए, यूपी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ये आपका बनाया गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मेरठ में। तो मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसके अंतर्गत एक हब बनाया गया, या एक ऑफिस डाला गया है, या एक लैब बनाया गया, कह लो आप। क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। इसके अंतर्गत एआई के द्वारा किसानों को इंफॉर्मेशन किया जाएगा कि जो इरिगेशन वगैरह है उसको कैसे वो मिनिमाइज करें, उसका जो वाटर लॉसेस है, और स्मार्ट इरिगेशन की एक तरह से इसमें सुविधा होगी कि स्मार्ट इरिगेशन के लिए कैसे किसानों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस संस्था के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो एनिमल बिहेवियर है उसको एआई के द्वारा लर्न किया जाए। तो वो सारी की सारी सुविधा, सारी टेक्नोलॉजी किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी का पालन कुछ किसान करते हैं, तो उनकी बिहेवियर को अगर लर्न करना चाहे टाइम टू टाइम, तो एआई का सहारा लेकर के ये सारी सुविधाएं, सारी टेक्नोलॉजी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। मान लीजिए कोई कैटल है, कोई लाइव स्टॉक्स वगैरह है, उसके बिहेवियर को जानना। ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगी। तो यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब इस्टेब्लिश्ड इन सरदार वल्लभ
भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन मेरठ। ये किस चीज की हेल्प करेगा? हेल्प्स टू फार्मर टू यूटिलाइज एआई इन इरिगेशन, यानी स्मार्ट इरिगेशन को प्रमोट किया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके अलावा टू लर्न बिहेवियर ऑफ पेट एनिमल, यानी कि जो जानवर का पालन करते हैं, पेट एनिमल का मतलब कि जो रियरिंग एनिमल है, रियरिंग एनिमल यानी कि जो पालन कर रहे हैं, जैसे कि आपका मधुमक्खी हो गया, गाय भैंस हो गए, तो उस तरह की चीजों के बिहेवियर को जाने और उसके से सुविधाओं को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी की सहायता दी जाएगी और सीड वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा कि किसान जो है एआई ड्राइवन सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन के द्वारा एक तरह से किसान अपने क्रॉप मॉनिटरिंग ये सब भी स्टार्ट हो चुका है। तो एग्रीकल्चर में अदर कुछ अगर हम कह सकते हैं तो क्रॉप मॉनिटरिंग, ठीक है, क्रॉप मॉनिटरिंग बाय ड्रोन, जो दवा वगैरह का छिड़काव करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसान आज के टाइम पे बहुत से जो मजबूत किसान है वो ड्रोन वगैरह के यूज करते हैं। एआई टेस्टेड सॉइल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एआई ड्राइवन सॉइल टेस्टिंग, एआई ड्राइवन सॉइल टेस्टिंग, ये सारी की सारी सुविधाएं जो है किसानों को दी जाने लगी हैं। और फूड वेस्ट वगैरह के लिए जैसे ये भी इसी में आ जाएगा, तो इंफॉर्मेशन और हर चीज की जब इतनी ज्यादा वो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ह्यूमन कैपिटल से संबंधित है। 13 नंबर का पॉइंट आपका क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या हुआ कि मानव जो है, इंसान जो है खुद एक तरह से पूंजी है, ठीक है। यानी कि हमने इसके बारे में बताया था एक दिन कि आपका हेल्थ अच्छा हो, आप स्किलफुल हो और आपको जॉब मिल जाए, तो ये सारी की सारी नेक्स्ट लास्ट क्लास में ही मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, इनोवेशंस वगैरह को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल से संबंधित यानी कि आपका मैन पावर से संबंधित इनोवेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं नंबर 1 पे हो जाएगा यूपीएसडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन हो जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना, इसी में नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना के अंतर्गत क्या होता है, जो युवा होते हैं उनको स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख टैबलेट या स्मार्टफोन युवाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अंतर्गत युवाओं के अंदर इनोवेशन का इकोसिस्टम क्रिएट होगा या एक तरह से इनोवेटिव माइंड बनेगा उनका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टिल नाउ ओवर 50 लाख स्मार्टफोन and tablets were distributed by यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। 50 लाख स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड या हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है कि इसी के अंदर लिख सकते हैं आप एक पॉइंट, वाइल इट्स टारगेट इज अप टू बाय 2 करोड़। क्या है? वाइल इट टारगेट्स
बाई 2 करोड़। 2 करोड़ इसके अंतर्गत स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट था, बट अभी तक 50 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि कायाकल्प योजना, बी के बाद सी नंबर हो जाएगा आपका कायाकल्प योजना। इसके अंतर्गत जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं बच्चों के स्कूलों में, यानी कि प्राइमरी स्कूल हुआ, हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास तक, पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि आपका मान के चलिए कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पार्क की फैसिलिटीज हो जाए, चेयर हो आजू बाजू बैठने के लिए, क्लासरूम कैसा है, क्लास का बोर्ड कैसा है, स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं है, कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। उसका नाम रखा गया कायाकल्प योजना या कायाकल्प प्रोजेक्ट। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जो कि एजुकेशन को समृद्ध बनाने के लिए, प्रॉस्परस या प्रमोट करने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के लिए हर स्कूल में एक लैब खोला गया। इसके अंतर्गत कंप्यूटर का एक लैब होता है और ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के जो है 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर अवेलेबल है इसके, इस तरह की स्कीमों के चलाने के बाद। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 40% जो है स्कूलों में कंप्यूटर अवेलेबल है यूपी में इस टाइम। कंप्यूटर्स अवेलेबिलिटी कितना है? अप्रोक्सीमेटली 40% इन स्कूल्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 40% जो है लमसम जो है कंप्यूटर यानी स्कूलों में अवेलेबल है। 60% स्कूल ऐसे हैं जहां पे अभी भी कंप्यूटर अवेलेबिलिटी नहीं हुआ। 2015 में 16 में ये 13% स्कूल ऐसे थे जहां पे कंप्यूटर अवेलेबल था। तो इस तरह से आज के समय में कंप्यूटर अवेलेबिलिटी 40% है इन स्कूल्स, यानी कि 40% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 40% में अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कायाकल्प जैसी स्कीम लाई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोलैबोरेशन यानी कि पार्टनरशिप में किया गया है आईआईटी कानपुर और अमेठी के द्वारा नॉलेज पार्टनर के तौर पे पार्टनरशिप विद आईआईटी कानपुर एंड अमेठी। अमेठी मुझे लगता है लखनऊ में भी कोई है, और वहां पे एक तरह से पार्टनरशिप नॉलेज पार्टनर के तौर पे सुविधा यूपी गवर्नमेंट ले रही है इन लोगों का, टू फोस्टर R&D इन स्टेट। उत्तर प्रदेश में R&D को यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार ने आईआईटी कानपुर वगैरह का सहारा लिया है और एमआईटी यूनिवर्सिटी वगैरह का, उसके लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा 15 नंबर का जो पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा 15 नंबर का पॉइंट या 14 जो भी हो। नेक्स्ट है ये आपका पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में यहां से पूछा था यूपी पीसीएस ने। यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू था लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो ये था कि गवर्नमेंट का की पॉलिसीज इनोवेशन जो कि साइंस टेक में है उससे संबंधित। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट आर द पॉलिसीज या मेजर पॉलिसीज ऑफ यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेटेड विद इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं या मेजर पॉलिसीज क्या क्या है, यह सवाल यूपी पीसीएस का था। हमने इस सवाल की जगह पे उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी एग्रीकल्चर से इनोवेशन से रिलेटेड इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड इनोवेशन, कोई भी फील्ड नहीं छोड़ा, सारा कैचअप कर दिया एक तरफ से। मैं सोचा कि किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता रहे
तो उसमें नंबर 1 पे क्या है, टू मेक यूपी डिजिटल प्रदेश बाय 2030। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा नंबर 1 पे पॉइंट हमारा है, फर्स्ट जो है, टू मेक यूपी एज डिजिटल प्रदेश बाई 2030। 2030 तक उत्तर प्रदेश को डिजिटल प्रदेश बना देना है, ये टारगेट रखा गया है यूपी का। ठीक है, तो पॉलिसी में क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश को डिजिटल प्रदेश बनाना है 2030 तक। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्लोबल लीडर इन डीप टेक्नोलॉजी बाय 2047। टू मेक उत्तर प्रदेश एज द ग्लोबल लीडर इन डीप टेक्नोलॉजी बाय 2047। 2027 तक उत्तर प्रदेश को ग्लोबल लीडर बनाना है। ठीक है, किसमें ग्लोबल लीडर बनाएंगे, डीप टेक्नोलॉजीज में। और डीप टेक्नोलॉजीज के बारे में जो मैंने अभी मेंशन किया सारा का सारा, वो सारी की सारी कहानी क्या है, डीप टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश को ये बनाने का टारगेट रखा गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए डीप टेक्नोलॉजी में आपका एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब देखिए कुछ मेजर पॉलिसीज यूपी गवर्नमेंट की देखते हैं एक तरफ से हम। पहले नंबर पे हमारी यूपी एरो स्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी है। यूपी एरो स्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 2024 का है यूपी गवर्नमेंट का। नंबर 1 हो गया ये। दूसरे नंबर में आपका यूपी सेमी कंडक्टर पॉलिसी, यूपी सेमी कंडक्टर पॉलिसी, ये भी 2024 का है। यूपी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, यूपी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, मेडिकल डिवाइस पॉलिसी ये 2023 का है। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी से संबंधित पॉलिसीज हैं। पॉलिसी तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉन्च किया, बट हमारा यहाँ पे तात्पर्य क्या है, ओनली और ओनली टेक्नोलॉजीज। यूपी आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यूपी आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी 2022 का है। हर पॉलिसी के बारे में आपको 2-2 लाइन लिखना रहेगा, और वो इंफॉर्मेशन हमने अटैच कर दिया है अपने ज्ञान सागर सिविल एकेडमी, इसी नाम से ही आपका एक टेलीग्राम हैंडल भी है हमारा। तो टेलीग्राम हैंडल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे पिन कर दिए हैं मैंने पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो वहां से आप उठा लेंगे। और अगर कभी टाइम मिला तो हम पॉलिसीज को भी लास्ट में, जब सारी क्लासेज पेपर 6 की खत्म हो जाएंगी या 5 की खत्म हो जाएंगी, तो हम पॉलिसीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। नंबर 4 हमारा हो जाएगा यूपी आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसीज, यूपी आई मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी 2022। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी पॉलिसी जो इसके अंतर्गत है वो ये है कि यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, इसको हम डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में डिटेल में थोड़ा सा। उसके अलावा यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब की है, 2022 की है।
मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये भी शायद 2022 की ही है। उसके अलावा यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी, इसको रिवाइज भी किया जा चुका है 2024 में। यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2024 में इसका रिवीजन हुआ, पहले मुझे लगता 2021 की पॉलिसी थी। यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज, यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये भी 2022 की पॉलिसी है। उसके अलावा जो है देखिए, सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, बायोप्लास्टिक है, फूड प्रोसेसिंग है, हायर एजुकेशन है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। बस ये बेसिक कुछ पॉलिसीज थी जिसको मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा टेलीग्राम का भी हैंडल है, और इसी में आप जो अबाउट लिखा होगा उस सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ही नीचे अगर आप उसमें देखेंगे कमेंट बॉक्स के जस्ट नीचे तो अबाउट आएगा, अबाउट के थ्रू आप पहुंच जाएंगे। लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे हमने सारी पॉलिसीज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हम वहीं पे एंड करते हैं अपने लेक्चर को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, तो जो 2024 और 25 की जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, कम से कम 10 से 15 पॉलिसी हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे और उनको डिस्कस कर लेंगे, और मात्र एक एक पेज पे, ठीक है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।